हाय एवरीवन, जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, या हम बोल सकते हैं कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान। पहले बात करते हैं न्यू प्रोडक्ट के मीनिंग की। तो देखो, कंपनी के पर्सपेक्टिव से न्यू प्रोडक्ट क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट जो कंपनी के लिए बिल्कुल नया है, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में नहीं है, चाहे वो प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता हो, राइट। कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से न्यू प्रोडक्ट क्या होता है? जो कि उन्हें लगता है कि देखने में, फंक्शनिंग में बहुत अलग है उन सभी प्रोडक्ट से जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये था न्यू प्रोडक्ट का मीनिंग, जो कि हमने दोनों पर्सपेक्टिव से देखा, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से और कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी। तो अब शुरू करते हैं प्रोसेस। हम देखते हैं क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान। पहले होता है आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन की अगर हम बात करें तो एक पॉजिटिव स्टेप होता है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट किए जा सकते हैं ना, उतने करती है कंपनी। द पर्पस ऑफ दिस स्टेप इज टू जनरेट अ पूल ऑफ आइडियाज़। ठीक है, इसीलिए इसको हम ना पॉजिटिव स्टेप भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इंकरेज किया जाते हैं जितने ज़्यादा आइडियाज़ होंगे उतना अच्छा होगा। तो देखो, कई मेथड्स होते हैं आइडिया जनरेशन के लिए, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, फोर्स्ड रिलेशनशिप मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग में सब बैठते हैं, आइडियाज़ देते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे ना किसी भी आइडिया को रिजेक्ट नहीं किया जाता, क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, जिससे क्या होता है, कंपनी के पास ना आइडियाज़ का स्टॉक हो जाता है, राइट। अगर हम फोर्स्ड रिलेशनशिप की बात करें, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कंपनी ने एक प्रोडक्ट लिया टेलीफोन, ठीक है, फिर कंपनी ने दूसरा प्रोडक्ट लिया कैमरा, फिर फोर्सफुली ना दोनों के एट्रीब्यूट्स को मैच करने की कोशिश करी, फिर एक मोबाइल फ़ोन बना दिया जिसमें टेलीफोन के भी फीचर्स हों और कैमरा के भी फीचर्स हों। तो ये होता है फोर्स्ड रिलेशनशिप, राइट। आगे हम बात करते हैं सोर्सेज क्या हो सकते हैं न्यू आइडियाज़ के। देखो, दो तरह के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। तो देखो, इंटरनल सोर्सेज में जैसे कंपनी रिसर्च करके कोई आइडिया जनरेट कर सकती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मैन्युफैक्चरर को कोई नई इंप्रूवमेंट दिमाग में आ सकती है, जिससे उसने कोई नया आइडिया जनरेट कर दिया हो। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें ग्राउंड रियलिटी का पता होता है, जिन्हें कंज्यूमर्स की पूरी एक बात का पता होता है ना, उनके थ्रू आइडिया आ सकता है, ठीक है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो इन्फॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट को देते हैं, उसके बेसिस पे टॉप मैनेजमेंट कोई आइडिया जनरेट कर सकती है। तो ये थे हमारे इंटरनल सोर्सेज। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की, ठीक है। देखो, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आइडिया जनरेट हो सकते हैं, जैसे कि सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैगजीन्स या बिजनेस पब्लिकेशंस के थ्रू आइडिया आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंपनी क्या कर रही है, उसके प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को इमिटेट करके नया आइडिया जनरेट कर सकते हैं, और आप कंज्यूमर से पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, है ना। फिर उनके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, या इंटरमीडियरी से बातचीत कर सकते हैं, होलसेलर से, रिटेलर से, उनसे जान सकते हैं कि कंज्यूमर किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड करता है, या फॉरेन मार्केट्स, इन्वेंटर्स, इनके थ्रू भी नया आइडिया जनरेट हो सकता है। तो ये हमारे होते हैं कुछ सोर्सेज, राइट। आगे हम बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो कि है स्क्रीनिंग न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। देखो, स्क्रीनिंग ना एक नेगेटिव प्रोसेस है। आइडिया जनरेशन में तो हमने एक पूल ऑफ आइडिया बना दिया, ठीक है। अब स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, उन आइडियाज को इवैल्यूएट करते हैं। देखो, दो क्राइटेरिया होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी और कंपनीज रिसोर्सेज। अब कोई आइडिया अगर दोनों में से एक को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा ना, ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं मीट कर रहा एंड कंपनी के रिसोर्सेज के साथ भी कंपैटिबल नहीं है, तो उस आइडिया को वहीं पर ड्रॉप कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 10 लाख है कंपनी के पास, लेकिन उसे 20 लाख चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए, या कंपनी के पास इतनी लेबर फोर्स ही नहीं है, या इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि वो प्रोडक्ट आइडिया डिमांड कर रहा है, तो उस आइडिया को भी ना वहीं पे ड्रॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ वही आइडिया कंपनी एक्सेप्ट करती है जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करे एंड कंपनी के रिसोर्सेज के साथ भी कंपैटिबल हो, राइट। देखो, स्क्रीनिंग की अगर हम बात करें ना, इसमें दो तरह की एरर्स हो जाती हैं, एक होती है ड्रॉप एरर, एक होती है गो एरर, ठीक है। तो ड्रॉप एरर में देखो, जब किसी आइडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए था लेकिन कंपनी उसे रिजेक्ट कर देती है गलती से, राइट। एंड गो एरर में कोई आइडिया जिसे ड्रॉप करना चाहिए था, जो कि बुरा आइडिया था, लेकिन कंपनी उसे गलती से एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये होती हैं एरर्स, राइट। अब हम समझते हैं अगले स्टेप को,
जो कि है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। यहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं हर प्रोडक्ट आइडिया के, क्या होंगे आपके बिजनेस पे, राइट। अब देखो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे परफॉर्मेंस जज करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि बाय डेफिनेशन बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ना। और अगर आप इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे ही उन्हें जज नहीं करेंगे तो जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रहेगा, है ना। अब इस स्टेप में ना 3 इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे जज किया जाता है किसी भी आइडिया को, जो कि है डिमांड एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। पहले बात करते हैं डिमांड एनालिसिस की। डिमांड एनालिसिस में क्या होता है, कंपनी फोरकास्ट करती है कि फ्यूचर में उसके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी। ये ज़रूरी क्यों है, देखो अगर कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट बना ले जिसकी फ्यूचर में डिमांड ही नहीं है तो उस प्रोडक्ट को बनाने का फ़ायदा ही क्या हुआ, है ना। तो कंपनी को ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसकी मार्केट में कल को अच्छी खासी डिमांड हो। अब बात करते हैं कॉस्ट एनालिसिस की। कॉस्ट एनालिसिस में कंपनी क्या देखती है कि जिस प्रोडक्ट आइडिया में कम से कम कॉस्ट इन्वॉल्व हो ना, कम से कम खर्चा हो, वो उसे ही चूज करे, है ना। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। इसमें कंपनी ये देखती है कि जो प्रोडक्ट आइडिया है वो हमें प्रॉफिट्स देगा भी या नहीं देगा। इसमें कंपनी ब्रेक इवन एनालिसिस करती है। देखो कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है ब्रेक इवन से ऊपर जाने का, ताकि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को अर्न कर पाए, है ना। तो इसीलिए कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करती है ताकि वो देख पाए कि प्रोडक्ट आइडिया उसे प्रॉफिट्स देगा भी या नहीं देगा। आगे हम बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो कि होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब देखो इस स्टेज में प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की जाती है। जो इससे पहले की स्टेजेस थी ना वो होती है प्लानिंग स्टेजेस। वहाँ पर बस सोचने का काम होता है, प्लानिंग का काम होता है, वहाँ पर हम एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है। इस स्टेज में कंपनी एक्चुअल प्रोडक्शन करती है, जहाँ कंपनी रॉ मटेरियल एक्वायर करती है, लेबर फोर्स को एम्प्लॉय करती है और प्रोडक्ट एक्चुअली में बनाया जाता है ना। और देखो इसमें कंपनी को ना प्रोडक्ट को मैच करना होता है, जो भी उसने पहले प्लानिंग की होती है, जो भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं उनके साथ मैच किया जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो कि है टेस्ट मार्केटिंग। देखो कंपनीज ना प्रैक्टिकली इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करती, थोड़ा सा ना इग्नोर्ड एरिया रहता है ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इससे कंपनी को पहले ही पता चल जाता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कैसे बिहेव करेगा, क्या रिजल्ट रहेगा उसका, मार्केट एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी आपके प्रोडक्ट को। तो कंपनीज क्या करती हैं, एक सैंपल निकालती हैं, बिग मार्केट में से एक छोटा सैंपल लिया जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता हो बिग मार्केट को। उसमें वो टेस्ट करते हैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके, जिससे क्या होता है कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के रिएक्शन जान सकती है, ठीक है। प्रोडक्ट में कोई गलती है तो वो भी पता चल जाता है पहले ही। देखो जैसे माइक्रोसॉफ्ट अपनी विंडोज़ लॉन्च करता है ना, नहीं नहीं, तो वो डायरेक्ट ओरिजिनल विंडोज़ तो नहीं कर देता होएगा, पहले वो बीटा वर्जन निकालता है, फिर वो कुछ डेवलपर्स को भेजा जाता है। तो ये टेस्ट मार्केटिंग होती है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी ना तो डेवलपर्स बता देते हैं कि हाँ भाई ये गलती है, इसे रेक्टिफाई कीजिए ओरिजिनल वर्जन निकालने से पहले, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं टेस्ट मार्केटिंग के दौरान। देखो एक तो एक कॉस्टली अफेयर है, थोड़ा सा महंगा सौदा है, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग भी है। और क्या हो सकता है, इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आ सकते हैं। मतलब जैसे टेस्ट मार्केटिंग में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, लेकिन जब हमने एक्चुअल में लॉन्च किया तब इतनी सक्सेस नहीं मिली आपके प्रोडक्ट को। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में मदर एनर्जी ड्रिंक थी, कोका कोला ने टेस्ट मार्केटिंग की, बहुत सक्सेसफुल रही, लेकिन जब एक्चुअल में प्रोडक्ट लॉन्च किया ना तब प्रोडक्ट पोजीशनिंग की प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी, है ना, एंड प्रोडक्ट फेल कर गया था। तो देखो टेस्ट मार्केटिंग करने के लिए इंश्योर करना चाहिए कंपनी को कि जो सैंपल ले रही है ना वो रिप्रेजेंटेटिव हो, राइट। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट स्टेप की, जो कि है कमर्शियलाइजेशन। अब देखो टेस्ट मार्केटिंग ने अगर सक्सेस इंडिकेट किया है प्रोडक्ट का, तो अब कंपनी कॉमर्शियल लॉन्च करती है, जिसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है मार्केट प्लेस में। फिर देखो अब कंपनी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम शुरू कर देती है, क्योंकि उसको लोगों को अवेयर करना होता है अपने नए प्रोडक्ट के बारे में।
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया जाता है और सेल्समैन वगैरह को हायर करके उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के सभी स्टेप्स को अच्छे से समझा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।